चैनल और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। ये लाइफ प्रोसेसेस का सबसे आखिरी टॉपिक होने वाला है। इसके बाद पूरा लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस तो आते हैं। सो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सक्रीशन पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले अपन इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि भाई हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों ज़रूरी है एक्सक्रीशन। तो देखो भाई, क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर तो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन मतलब बीमारी वाली कोई बात नहीं हो रही है। बहुत ही नॉर्मल कंडीशन, अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल है तो उसका जो सिस्टम होगा, जो उसका बायोलॉजिकल सिस्टम होगा, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। काम कर रहा होगा मतलब बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस अंडरगॉन कर रहा होगा। हम जब सो रहे हैं, हम लोग बैठ रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं या हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तब भी क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा काम चल रहा है। हमारी बॉडी की मशीनरीज हमेशा काम करती रहती है। ठीक है, और इन रिएक्शंस की वजह से क्या होगा कि बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होगा। ठीक है, बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होगा, क्योंकि जब तुम्हें याद हो, हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा था, तो हमें एनर्जी मिल रही थी, हमें वाटर मिल रहा था और इसके साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही थी। तो एनर्जी और वाटर तो हमारे काम की चीज़ें थी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, वेस्ट प्रोडक्ट था। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है ना, तो उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ों के साथ साथ कुछ गंदी चीज़ें भी मिल जाती हैं, जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं। ठीक है, यूज़फुल प्रोडक्ट्स तो मिलते ही हैं, उसके साथ साथ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, और इन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को, इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से रिमूव करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमको कोई डिजीज़ नहीं होए, मतलब अपन एक हेल्दी लाइफ जी सके, डिजीज़ फ्री रह सके। ठीक है, तो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमें बॉडी से निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है, तो हमको एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट है जो क्या करे, इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से क्या कर दे, बाहर निकाल कर फेंक दे। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हर सेल टू सेल जाकर, छोटे से छोटे सेल से भी क्या करे, अंदर से अंदर जो डीप इनसाइड प्रेजेंट है, उन सेल से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाले और बॉडी के बाहर जाकर फेंक दे, मतलब ये प्रोसेस कर सके वो। ठीक है, तो ये जो वर्क डन होता है वो बहुत ही अच्छे से कौन कर सकता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कर सकता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने का काम ही करता है। और कौन से प्रोसेस किसे करता है, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन के प्रोसेस की वजह से क्या करता है, इस वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने का जो काम है वो बहुत ही अच्छे से करता है, एफिशिएंटली, मतलब बहुत अच्छे से कर सकता है। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं, एक्सक्रीशन के डेफिनेशन पे नज़र डालते हैं। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने वेस्ट को, बॉडी का जो वेस्ट है या फिर कोई जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, उनको बॉडी के बाहर जो है वो थ्रो आउट कर देता है। इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिमूव वेस्ट और टॉक्सिक सब्सटेंसेस आउट ऑफ द बॉडी। ओके, अब बात करते हैं कि भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमंस के अंदर क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करता है, किस किस चीज़ का बना हुआ होता है। ये सिस्टम है, ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ों का बना हुआ होता है। सिस्टम अकेले नहीं चलता है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है। तो इस सिस्टम के अंदर चार मेन चीज़ें होती है। पहला होता है हमारा किडनी, ठीक है, फिर आ जाता है हमारा यूरेटस, तीसरा आ जाता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, और चौथा आ जाता है हमारा यूरेथ्रा। ठीक है, तो जो एक्सक्रीशन होगा स्टार्ट कहाँ से होगा, किडनी से, उसके बाद कहाँ जाएगा, यूरेटर से, यूरेटर के पास, फिर यूरेटर्स उसको कहाँ भेज देंगे, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और फिर जाएगा ये यूरेथ्रा के अंदर। करेक्ट। अब इसको एक बार इसका डायग्राम देख लो, कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम होता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ये हमारी जो किडनीज हो गई, लेफ्ट एंड राइट किडनीज, ये जॉइंटेड होती है यूरेटर से, जो पैरेलली रन कर रही है, ट्यूब होती है, पतली सी ट्यूब्स होती हैं, नैरो ट्यूब होती हैं। फिर ये कनेक्ट हो जाती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो क्या करता है, यूरेथ्रा से कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो, जो एक्सक्रीटा है वो बाहर निकल जाता है। करेक्ट, ये हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। अब बात करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर थी तो चार चीज़ें, किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। लेकिन जो किडनीज है ना, मेजरली जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को निकालने का, बॉडी में से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को निकालने का जो काम करती है ना, वो किडनी ही करती है। ठीक है, तो मतलब जो किडनी है वो बेसिकली क्या कर रही है, जब मैं एक्सक्रीशन, अगर मैं वर्ड बोलती हूँ ना, तो सबसे पहला दिमाग में नाम जो आना चाहिए वो किडनीज का ही आना चाहिए, वही मेन काम करती है एक्सक्रीशन का। तो बात करते हैं कि किडनी में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है कि जिसकी वजह से वो इतना एफिशिएंट मैकेनिज्म जो है वो कर पाती हैं। तो फंक्शनल यूनिट जो होती है किडनी की, जिसकी वजह से वो ये काम कर पाती है इतना एफिशिएंटली एक्सक्रीशन का, वो होती है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर द किडनी टू परफॉर्म देयर फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन। नेफ्रॉन्स बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात बता दूं नेफ्रॉन्स के बारे में, तो ये हमारे किडनीज के अंदर मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। इनका जो नंबर होता है वो मिलियंस में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब इनका जो साइज़ होगा वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा। ठीक है, बहुत ही छोटा साइज़ होता है इनका, और मिलियंस में हर किडनी में प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों किडनी से मिलाकर 2 से 2.5 मिलियन जो नेफ्रॉन्स जो है वो पाए जाएंगे। और यही नेफ्रॉन जो है वो बेसिकली क्या करेंगे, एक्सक्रीशन का काम करेंगे, जिसकी वजह से
किडनी जो है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग कर पाएगी। ओके, तो क्योंकि नेफ्रॉन जो है वो किडनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो क्या, फंक्शनल पार्ट ही यही है। अगर नेफ्रॉन काम कर रहा है तो किडनी काम करेगी, नेफ्रॉन काम नहीं कर रहा तो किडनी भी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इस नेफ्रॉन के बारे में समझना और पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपन इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि भाई किस तरीके से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। इस डायग्राम को स्टडी करने से पहले अपन अपना एक खुद का डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर, ताकि अपन को इसको रिलेट कर पाएँ। तो देखो, सबसे पहले क्या बना रही हूँ मैं, देखते जाना जैसे जैसे बना रही हूँ। देखो, पहले मैं यहाँ पर कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर बना रही हूँ। जो भी वर्ड बोल रही हूँ वो समझना। कप लाइक स्ट्रक्चर बना रही हूँ। फिर वहाँ से मैंने एक ट्यूब बनाई है जो थोड़ी सी क्या है, कॉइल्ड है। पहले मैंने एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाया, फिर मैंने एक कॉइल्ड ट्यूब बनाई, फिर मैंने इसी से ही जुड़ते हुए एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाया है, और फिर से मैंने एक ट्यूब बनाई है जो थोड़ी सी कॉइल्ड है इस तरीके से, और फिर इससे निकलती हुई एक स्ट्रेट ट्यूब मैंने बना दी है। ये देखो, पहले मैंने एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकंड मैंने क्या बनाया है, एक कॉइल्ड ट्यूब बनाई है, इससे ही कनेक्टेड है। फिर मैंने एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाया है, ये दोनों यू शेप स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है यू शेप। ठीक है, फिर मैंने एक वापस से ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। फिर मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट ट्यूब स्ट्रक्चर बनाया है। करेक्ट, ये बनाया। अब देखो मैंने क्या बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक रेड कलर की एक ट्यूब बनाई है, और फिर इस रेड ट्यूब का मैंने यहाँ पर एक टफ्ट बना दिया है, मतलब गुच्छा बना दिया है, और इस ट्यूब को मैंने वापस से ऐसे करके बाहर जो है वो निकाल दिया है। ठीक है, बाहर निकाल दिया है। और फिर ये जो बाहर निकली हुई वाली रेड ट्यूब है ना, इसको मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं इन सारी जो ट्यूब्स मैंने बनाई थी उसके साथ साथ रन करवा रही हूँ, उसके साथ साथ मैं रन करवा रही हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कुछ चीज़ें मैंने बना रखी है। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया था ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। इसको कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। इसको क्या कहते हैं हम, बोमेंस कैप्सूल, पहला। ठीक है, सेकंड जो मैंने ट्यूब्यूलर पार्ट बनाया था ये वाला, इसको क्या कहते हैं, PCT, मतलब कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये था हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तीसरा मैंने एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, इसको क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले। हर एक पार्ट का अपना नाम है क्योंकि उनका अपना अलग अलग काम है। ठीक है, फोर्थ मैंने बनाया था एक और ट्यूब्यूल जिसको अपन कहते हैं DCT या फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, लास्ट में मैंने एक ट्यूब बनाई थी जिसे मैंने कहा था नहीं, कह रही हूँ, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। तो पहला हमारा बोमेंस कैप्सूल, दूसरा हमारा PCT, तीसरा हमारा लूप ऑफ हेनले, चौथा हमारा DCT मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, और पांचवा हमारा कलेक्टिंग डक्ट हो गया। करेक्ट, ये ग्रीन पोर्शन वाला पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब रेड वाले पोर्शन को स्टडी करते हैं। देखो, रेड वाला पोर्शन जो था, इसमें जो पहला पार्ट था इसको क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, फिर यहाँ पे जो मैंने इतना गुच्छा बनाया इसको क्या कहते हैं, जो टफ्ट बनाया इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, और ये जो वापस से रेड कलर की कुछ पाइप जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, ट्यूब जैसी, इसको कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल ये कहते हैं। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया ऑफ अ नेफ्रॉन।
करेक्ट। देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले तुमने एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाया बोमेंस कैप्सूल, फिर उससे एक ट्यूब्यूलर पार्ट बनाया जो थोड़ा सा कॉन्वुलेटेड था, मतलब थोड़ा सा स्पाइरल शेप का था, जिसे तुमने पीसीटी का नाम दिया, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद तुमने एक यू यू शेप स्ट्रक्चर बनाया जिसको तुमने लूप ऑफ हेनले का नाम दिया। फिर तुमने एक फोर्थ स्ट्रक्चर बनाया लूप ऑफ हेनले से जुड़ता हुआ, जिसको तुमने क्या नाम दे दिया, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि ये भी थोड़ी सी स्पाइरल शेप की है। ठीक है। फिर उसके बाद तुमने एक स्ट्रेट ट्यूब बनाई जिसको तुमने कलेक्टिंग डक्ट का नाम दिया। फिर अपन रेड वाले पोर्शंस पे आ गए, रेड कलर की एक ट्यूब बनाई जिसको अपन ने एफरेंट आर्ट्रियोल का नाम दिया। फिर वो क्या कर गई, ग्लोमेरुलस के अंदर जो एक स्पेस थी, सॉरी बोमेंस कैप्सूल के बीच की जो स्पेस थी वहाँ पे उसने एक गुच्छा सा बना दिया, एक टफ्ट सा बना दिया, जिसको अपन ने ग्लोमेरुलस का नाम दे दिया। और फिर ये ग्लोमेरुलस से बाहर निकलती हुई एक क्या है, ट्यूब है रेड कलर की, जिसको अपन एफरेंट आर्ट्रियोल कह रहे हैं। ठीक है। और इस एफरेंट आर्ट्रियोल को ही मैंने क्या किया है, इस एफरेंट आर्ट्रियोल को मैंने क्या कर दिया है, हर जगह, मतलब जो हमारी ट्यूब्यूल्स जो थी उसके आसपास जो है मैंने क्या कर दिया, इसको बना दिया है, घेर दिया है इन ट्यूब्यूल्स के आसपास। तो ये क्या हो गया, हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया, जो कि क्या होती हैं, किडनीज की फंक्शनल यूनिट होती हैं। अगर ये प्रॉपरली फंक्शन करेंगे तो क्या होगा, हमारे किडनीज भी प्रॉपर फंक्शन कर पाएंगी। करेक्ट। अब अपन आ जाते हैं इस डायग्राम पे। देखो सबसे पहले अब यहाँ से रिलेट करके हमको ये देखना है, यहाँ से रिलेट करना है अपन को। तो देखो सबसे पहले मैंने ये ग्लोमेरुलस बनाया था, कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ देखो ये ग्लोमेरुलस बनाया था, कप लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी बोमेंस कैप्सूल बनाया था। फिर उसके बाद मैंने ये कॉइल्ड पोर्शन बनाया था जिसको मैंने किसका नाम दे दिया था, पीसीटी का। ये देखो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ये नाम दे दिया। फिर उसके बाद मैंने एक यू लाइक स्ट्रक्चर बनाया था जिसको मैंने लूप ऑफ हेनले का नाम दिया था। ये देखो लूप ऑफ हेनले। फिर मैंने क्या बोला था, एक और कॉइल ट्यूब्यूल बनाई थी जिसको मैंने डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल का नाम दे दिया था। फिर मैंने एक स्ट्रेट बनाई थी ट्यूब जिसको मैंने कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट का नाम दे दिया था। ये बात खत्म हुई। फिर क्या स्टार्ट होता है, फिर हमारा वो रेड वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। रेड वाले पोर्शन में मैंने एक एफरेंट आर्ट्रियोल बनाई थी। ठीक है। फिर वहाँ पे एक टफ गुच्छा सा बना था जिसको ग्लोमेरुलस का नाम दे दिया था। फिर यहाँ से एक पाइप निकल रही थी रेड कलर की, उसको एफरेंट आर्ट्रियोल का नाम दिया था। और ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो हर जगह देखो ट्यूब के आसपास जो है, जो भी हमारी पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले उसके आसपास क्या कर रही हैं, रन कर रही हैं। ठीक है। कुछ इस तरीके का डायग्राम हमने खुद ने अभी बनाया ना, तो बस इसी तरीके से अगर एग्जाम में पूछा जाए तो तुम्हें भी बना देना है। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो जैसा मैंने बनाया वैसे बना लेना, या कहीं अपनी बुक से देखकर किसी भी तरीके से बस बना के आना है अपन को। ठीक है। तो ये होता है हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम, जो कि फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। करेक्ट। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारा, कि यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है। किडनीज जो है वो क्या करती हैं, ब्लड को फिल्टर करती हैं, जिसकी वजह से यूरिन का फॉर्मेशन हो पाता है। करेक्ट। तो किडनीज का फॉर्मेशन बेसिकली होता, सॉरी यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली होता कहाँ पे है, किडनीज के अंदर। और ये काम कौन करता है, नेफ्रॉन्स करते हैं, क्योंकि जो फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की वो क्या है, नेफ्रॉन्स ही है, जिसका स्ट्रक्चर अभी अपन पढ़ के आए। तो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो 3 मेन प्रोसेसेस के अंदर डिवाइड होता है। पहला होता है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसके बाद होता है हमारा रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है हमारा सिक्रेशन का प्रोसेस। ठीक है। तो देखो इस चीज़ को समझने के लिए एक बार इस डायग्राम पे नज़र डालो। ऐसा ही कुछ हमने डायग्राम बनाया था, किसका, नेफ्रॉन का। ये सिंगल नेफ्रॉन का डायग्राम है। ठीक है। अब ये जितने भी यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, इन सब चीज़ों से हमें पता है कि ये कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसे हमने इसको बना रखा है, ये सब हमें पता है। अब हमें ये देखना है कि हर नेफ्रॉन जो है वो जो एक्सक्रीशन का काम करता है, हर पार्ट में किस तरीके से नेफ्रॉन के हर पार्ट में एक्सक्रीशन का काम जो है वो होता है। तो देखो सबसे पहले अपन पॉइंट्स बनाते हैं। ओके। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो, अगर तुम्हें याद हो जब अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तो अपन ने बोला था कि जो अओर्टा होती है वो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है, और वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारे बॉडी पार्ट्स में डिलीवर करती है। ठीक है। क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है डिलीवरी का बहुत अच्छे से हो जाए, इसलिए क्या होती है, जो अओर्टा है वो आर्टरीज और आर्टरीओल्स में डिवाइड हो जाती हैं। पहले आर्टरीज में डिवाइड होती है, फिर और फाइन हो जाती हैं आर्टरीओल्स के अंदर, ताकि बॉडी के हर सेल के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो सप्लाई हो पाए। करेक्ट। ये हमें पता है बात। तो जो आर्टरीओल्स हैं ये क्या कर रही हैं, जो नेफ्रॉन्स हैं किडनी के अंदर, उधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर आ रही हैं। पहला पॉइंट। ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि जो एफरेंट आर्टरियोल्स हैं वो क्या कर रही हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो नेफ्रॉन्स के अंदर लेके आ रही हैं। तो जैसे ही वो नेफ्रॉन्स में लेकर आ रही हैं तो यहाँ पे जाकर एफरेंट आर्टरियोल कैसे कन्वर्ट हो जाती हैं, ग्लोमेरुलस में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये बात हमें पता है। ठीक है। ग्लोमेरुलस में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि एक टफ्ट होता है आर्टरियोल्स का। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ग्लोमेरुलस में आते ही इनका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। ये देखो लिख रखा,
ठीक है, किसका प्रोसेस हो रहा होता है? फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे हो रहा होता है। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है कि जैसे ही आर्टेरियोल्स जो हैं वो ऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पर लेके आती हैं, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन कुछ इस प्रकार से होता है कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है ब्लड के अंदर, वो तो क्या रह जाते हैं, वो ग्लोमेरुलस के ब्लड के अंदर रह जाते हैं, वो ग्लोमेरुलस के अंदर रह जाते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मतलब जिनका साइज़ जो है वो छोटा है, वो क्या होते हैं, वो बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। इस एरो से तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो तो ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड है उसमें रह गए, जैसे कि बड़े पार्टिकल्स, जैसे कि मैं बोलूँ हमारे प्रोटीन्स हो गए, जैसे कि हमारे आरबीसीज हो गए, हमारे डब्ल्यूबीसीज हो गए, वो तो क्या रहे, ग्लोमेरुलस में रह गए। लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स है जिनका साइज़ छोटा था, तो वो क्या हो गए, वो नीचे आ गए बोमेंस कैप्सूल के अंदर। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है उसको बोमेंस कैप्सूल ही कहते हैं, उसके अंदर वो आ गए। ठीक है, तो अब जो कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर फिल्टर होकर ब्लड आया है ना, उसको अपन क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट कहेंगे। हर जगह मैं अब यही टर्म यूज़ करने वाली हूँ, फिल्ट्रेट। ठीक है, तो पहले में क्या हुआ, एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेके आई ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्लड था वो फिल्ट्रेट हो गया, फिल्टर हो गया। इसका मतलब ये है कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स थे वो तो ब्लड के अंदर रह गए जिनका साइज बड़ा था, और जो छोटे मॉलिक्यूल्स थे वो बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ गए। करेक्ट। बोमेंस कैप्सूल के बाद जो ब्लड है उसको अपन ब्लड नहीं कहेंगे, अब उसको फिल्ट्रेट कहेंगे, क्योंकि वो फिल्टर होके आया। अब ये जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ पास होगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। ये रहा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर ये क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो जैसे जैसे वो धीरे धीरे इधर मूव करता जा रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है। क्यों हो रहा है, देखो ब्लड के अंदर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस फर्स्ट स्टेप में तो हो गया, करेक्ट। अब देखो क्या हो रहा है कि इस फिल्ट्रेशन की वजह से क्या हुआ है, बड़े मॉलिक्यूल्स जो इंपॉर्टेंट थे वो तो रह गए, लेकिन जो छोटे मॉलिक्यूल्स फिल्टर हो गए, जबकि वो क्या थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है, अमीनो एसिड्स इंपॉर्टेंट है, सोडियम इंपॉर्टेंट है, वाटर इंपॉर्टेंट है हमारे ब्लड के लिए, हमारी बॉडी के लिए। तो ये क्या हो गया, इनका साइज छोटा होने की वजह से ये फिल्टर हो गए, जिसकी वजह से वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ गए, पीसीटी के अंदर आ गए। लेकिन ब्लड को तो ये सब चीज़ें चाहिए ना, हम इसको बाहर मूव नहीं कर सकते, एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, जैसे ये पीसीटी के अंदर आए तो इनका रीअब्जॉर्प्शन हो गया। कहाँ से कहाँ तक हुआ रीअब्जॉर्प्शन, पीसीटी से ब्लड के अंदर, पीसीटी से ब्लड के अंदर ये वापस से आ गए। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ब्लड था वो फिल्टर्ड ब्लड था, ठीक है, और वही ब्लड क्या गया, इफरेंट आर्टेरियोल के अंदर गया, करेक्ट। और ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है, हमें पता है ये पूरी तरीके से इस ट्यूब के लाइनिंग के अक्रॉस जो है वो रन करती है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो ब्लड था, मतलब जो फिल्ट्रेट था, ब्लड नहीं कहते इसको, फिल्ट्रेट कहते हैं, जो फिल्ट्रेट था इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रेजेंट थी, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो वापस से रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से क्या हो गई, ब्लड के अंदर वापस आ गई। इन द कहाँ पे आई, पीसीटी के अंदर ये काम हो गया। फिर जैसे जैसे ब्लड पीसीटी से और नीचे की तरफ उतरने लगेगा, मतलब लूप ऑफ हेनले में जाने लगेगा, तो वहाँ पे क्या होता है, लूप ऑफ हेनले में मेनली वाटर का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस की मदद से। ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है। क्यों होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर लॉस है हमारी बॉडी में प्रिवेंट हो सके, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन जो है वो नहीं होए। हमारा बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है नेचुरल, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तो लूप ऑफ हेनले से जो क्या होगा, इस फिल्ट्रेट में से पानी और ज़्यादा एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे लूप ऑफ हेनले से क्या हो रहा है, जो फिल्ट्रेट है वो और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन के साथ साथ कुछ सीक्रेशन का प्रोसेस भी होता है। अब रीअब्जॉर्प्शन का तो मतलब ये है कि भाई फिल्ट्रेट में से कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ब्लड में जा रही हैं, ठीक है। अब ये सीक्रेशन क्या होता है, सीक्रेशन का मतलब ये होता है कि जस्ट इन केस अगर हमारे ब्लड के अंदर जो कहाँ फ्लो कर रहा है, ब्लड इफरेंट आर्टेरियोल्स में, ये इफरेंट आर्टेरियोल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसके अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जस्ट हाउ किसी भी तरीके से हमारी बॉडी में आ गया है, तो उसको रिमूव करने का प्रोसेस यहाँ पे होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं हमारी ब्लड के अंदर, जैसे कि ड्रग्स हो गए, कुछ दवाइयाँ हमने खाई, ठीक है, उसकी वजह से जो ड्रग्स जनरेट हुए वो हो गए। अगर हमारी बॉडी का जो पीएच है, मतलब हमारी जो बॉडी है उसका जो ब्लड है वो एसिडिक हो गया है, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई होगी, तो उसको भी क्या करना है, कम करना है। पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन कभी कभी बढ़ जाती है, तो उसको कम करना है ताकि हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर सके। तो इन सब चीज़ों को भी क्या किया जाता है, सिक्रेशन के प्रोसेस से वापस से कहाँ डाल दिया जाता है, फिल्ट्रेट के अंदर डाल दिया जाता है, ताकि हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए और कोई भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में ना हो।
ठीक है। तो सीक्रेशन के प्रोसेस से क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो चीज़ें एक्सेस में प्रेजेंट है या कुछ टॉक्सिक चीज़ें प्रेजेंट है, तो वो क्या होती है, ब्लड से कहाँ पे आती है, फिल्ट्रेट के अंदर। रीएब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था कि टिब्यूल्स में से क्या आ जा रही थी, फिल्ट्रेट में से ब्लड की तरफ जा रही थी। टिब्यूल्स के अंदर जो फिल्ट्रेट था उससे चीज़ें कहाँ जा रही थी, ब्लड के अंदर जा रही थी। और सीक्रेशन में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, ब्लड से कहाँ आती हैं चीज़ें, टिब्यूल्स के अंदर आती हैं, मतलब फिल्ट्रेट के अंदर आती हैं। करेक्ट। तो तीनों प्रोसेस समझ में आ गए। अब इसके बाद क्या होगा, एट लास्ट जो हमारा फिल्ट्रेट है वो कहाँ पे आ जाएगा, हमारी कलेक्टिंग टिब्यूल्स के अंदर आ जाएगा। कलेक्टिंग टिब्यूल्स के अंदर आ जाएगा और कलेक्टिंग टिब्यूल्स में आने के बाद उस फिल्ट्रेट को हम कहेंगे यूरिन। उस फिल्ट्रेट को हम कहेंगे यूरिन कहेंगे। अब ये जो यूरिन है वो कहाँ जाएगा, यूरेटर्स के अंदर जाएगा। हमने डायग्राम देखा था हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, यूरेटर्स में जाएगा। उसके बाद वो यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यूबी लिखा है मैंने यहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। और एट लास्ट वो कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा से आउट हो जाएगा, यूरेथ्रा से आउट हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस होता है हमारा किसका, यूरिन फॉर्मेशन का। ठीक है। अब इस इतने बड़े प्रोसेस को एक छोटे से फ्लो चार्ट से समझते हैं अपन, ताकि एग्ज़ाम में अपन इसको लिख सकें। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो एफरेंट आर्टरियोल्स हैं, जो हमारे एफरेंट आर्टरियोल्स हैं, वो क्या कर रही हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो लेकर आ रही हैं। किसके अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर। करेक्ट, यही बोला था हमने। ठीक है। फिर ग्लोमेरुलस में क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है। फिल्ट्रेशन का काम जो है वो हो रहा है। ठीक है। फिल्ट्रेशन होने के बाद जो फिल्ट्रेट है, मतलब जो ब्लड फिल्टर हो गया, अब उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट कहेंगे। ऐसा ही मैंने बताया था। ये जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ जा रहा है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर जा रहा है। बोमेंस कैप्सूल के अंदर जा रहा है। फिर उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, पीसीटी के अंदर। मैं यहाँ फुल फॉर्म नहीं लिख रही, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है रीएब्जॉर्प्शन का। यहाँ पे काम जो हो रहा है वो रीएब्जॉर्प्शन का। किसका हो रहा है, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, पानी हो गया, उनका क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। पीसीटी के बाद जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ जा रहा है, लूप ऑफ हेनले के अंदर। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है। लूप ऑफ हेनले के बाद कहाँ जा रहा है हमारा फिल्ट्रेट, डीसीटी के अंदर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इधर काम क्या हो रहा है, सीक्रेशन का काम हो रहा है। मतलब कि कुछ किस चीज़ का सिक्रेशन हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है ब्लड से फिल्ट्रेट में। ये बात ध्यान रखना, ब्लड से फिल्ट्रेट में सिक्रेशन हो रहा है, मतलब ब्लड से चीज़ें फिल्ट्रेट में आ रही हैं। ठीक है। क्या क्या आ रही हैं, जैसे कि हमारे H+ हो गया, K+ हो गया, या फिर कुछ ड्रग्स हो गए, कुछ ड्रग्स हो गए, ये सब सिक्रेट हो रहे हैं फिल्ट्रेट के अंदर। फिर क्या हो रहा है, डीसीटी से जो फिल्ट्रेट है वो आ गया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर। और अब अपन उसको क्या कहेंगे, यूरिन कहेंगे। अब अपन उसको यूरिन कहेंगे। इसके बाद क्या होगा, जो यूरिन है वो यूरेटर्स में जाएगा। यूरेटर्स के बाद वो कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। और फिर जो है वो यूरेथ्रा से ये आउट हो जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा यूरिन फॉर्मेशन का कंप्लीट प्रोसेस, बहुत ही सिंपल सा फ्लो चार्ट के फॉर्म में। अगर कुछ समझ में नहीं आया एग्जाम में तो ये फ्लो चार्ट ज़रूर बना के आ जाना, तब भी फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। आई होप आपको ये एक्सक्रीटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा इन ह्यूमंस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।